पुरुषों में बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, जिसे हम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। इन्फेक्शन यूं ही होना नॉर्मल नहीं है, लेकिन बुजुर्गों में अगर वो 50 से 70 80 साल के हैं और उनको बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो पुरुषों में इन्फेक्शन होने का कारण कुछ और है। औरतों में इन्फेक्शन बार बार हो सकता है बिकॉज उनकी एनाटॉमी, उनका ढांचा, उनकी हार्मोन चेंजेस के कारण रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन औरतों में हो सकती है। और उसकी निदान और उसकी प्रिवेंशन, दोनों की ट्रीटमेंट की जो पूरी पहलू, वो तो अवेलेबल है। वो हम यूरोलॉजिस्ट करते ही रहते हैं। लेकिन जहां तक पुरुषों का सवाल है, जैसे एक सज्जन आए, उनकी उम्र 55 साल है, उनको बार बार इन्फेक्शन के लिए ट्रीट किया जा रहा है, उनको जलन होती है, यूरिन खुल के नहीं आता है, और उसके बाद बुखार होता है, उसके बाद इंजेक्शंस मिलते हैं, कुछ हफ्ते ठीक रहते हैं, फिर इन्फेक्शन होता है, फिर जलन होती है। तो अगर पुरुषों में यूरिन में जलन हो रहा है, पुरुषों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इसका कारण यह है कि शायद यूरिन खुल के नहीं आता है। शायद आपकी यूरिनरी पैसेज की जो चेंजेस हैं, वो आपके बस में नहीं है, पर ग्रेजुअली वो चेंज होती जा रही है। तो इस तरह की अगर चेंज पुरुषों में हो रही है, जिनकी उम्र 50 60 70 80 90 है, उनको और कोई कंप्लेन नहीं है, तो एज ए यूरोलॉजिस्ट हमारा काम होता है कि हम उनसे वो आंसर्स निकालें जो हम शायद मिस कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव यूरिनरी चेंजेस जो होती हैं पैसेज में, जिसमें प्रोस्टेट का उम्र के साथ साथ बढ़ना, जो हार्मोन रिलेटेड चेंज है, प्रोस्टेट का बढ़े या न बढ़े पर अंदर से रास्ते को रुकावट करना, जो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी सिम्टम्स लाती है, जिसको हम ऑक्लूजन ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, जो बहुत स्लो होता है, और जिसकी चेंजेस इतनी स्लो हैं कि वो चेंज आपको पता ना चले। ये और बात है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद आपको पेशाब खुल के नहीं आता, ये पता चलता है, लेकिन उसके पहले तक आपकी मुश्किल बढ़ी रहती है। तो अगर पुरुषों में जलन हो रही है, यूरिनरी पैसेज में खुल के नहीं आता है, जलन बढ़ती जा रही है, और ब्लैडर खाली नहीं होता है, और दर्द हो रहा है, और इन सब के साथ साथ अगर आपको इन्फेक्शन के लिए ट्रीट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं धुएं की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और चिंगारी बुझा ही रहे हैं। हमारा काम है कि हम जड़ तक जाए। सो मेल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑलवेज एज अ कॉज, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कारण निकालने की जरूरत होती है। तो मेरे मानने में चार ऐसी कारण होती हैं जो हम देखते हैं पुरुषों में इन्फेक्शन दिलाती है। पहला, या तो वो डायबिटिक है, डायबिटीज के कारण उनकी ब्लैडर थोड़ी कमजोर होती जा रही है और शायद यूरिन को पुश नहीं करती है, पर ये सब 5 10 15 20 साल डायबिटीज के बाद होता है। पहला, डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, तो सफाई की डिमांड ज्यादा होती है। याद रखिएगा, अगर डायबिटिक हैं और रिलीजियसली नॉन सर्कमसाइज है, जिनमें स्किन अभी भी टिप को कवर करती है और वो स्किन पीछे आराम से नहीं जाती, या उसमें लालपन आ रहा है, उसमें इन्फेक्शन आ रहा है, और आप स्किन के डॉक्टर को दिखा करके उस इन्फेक्शन की ट्रीट कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चमड़ा टाइट होता जा रहा है। और डायबिटिक लोगों में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जो टिप ऑफ द मेल ऑर्गन, टिप ऑफ द पेनिस पे रेडनेस होना, इन्फेक्शन बार बार होना, और हम उन्हें दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, वो शायद गलत होगा। बहुत बारी स्किन बहुत टाइट हो जाती है, जैसे हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक बैलोनोपोस्थेटिस एक्वायर्ड फाइमोसिस, इसमें स्किन टाइट हो गया। ये पहले ठीक था डॉक्टर साहब, लेकिन पिछले 8 10 साल से हमारी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रही, और डायबिटीज 10 साल की हो चुकी है, और इन्फेक्शन बार बार होता है। तो इन्फेक्शन यहीं से शुरू होकर के अंदर ब्लैडर तक और उसके बाद किडनी तक जा सकता है। तो पुरुषों में यूरिन इन्फेक्शन न होने देना, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चार में सबसे पहला ये काम है, लोकलाइज इम्यूनिटी या ओवरऑल इम्यूनिटी कम है, जिसके कारण आपकी शायद ब्लैडर खाली नहीं हो रही है, या इन्फेक्शन का टिप पे ही सब कुछ गड़बड़ है, आप सर्कमसाइज नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा रिडंडेंट है, और उसके साथ उसमें इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो वो इन्फेक्शन अंदर तक जा सकता है, और यूरिनरी पैसेज में जलन हो सकती है, और कभी कभी इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक भी जा सकता है। तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पुरुषों में जिनकी स्किन बहुत टाइट है और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उस स्किन को निकालने की जरूरत पड़ती है, हम सर्कमसीजन कहते हैं। वो स्किन का आपका रखना, उसमें ऑइंटमेंट लगाना, दवाइयां खाना, और आशा करना कि वो ठीक हो जाए, एक लेवल तक ही ठीक होता है। हाँ, उसके बाद हाइजीन की डिमांड बहुत रहती है। अगर आपकी स्किन पीछे जा रही है और इन्फेक्शन हो रही है, तो हम हाइजीन की डिमांड करेंगे, हम देखेंगे कि आप डायबिटिक हैं, तो डायबिटीज की कंट्रोल बहुत अच्छी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो शायद हम डिस्कस नहीं करते हैं, इसमें शर्म और लज्जा रहती है, और बहुत बार डिस्कस ना हो, लेकिन आदमी सफर करता रहता है। ऐसे मरीजों को जिनको हम पुरुष 50 से 80 साल के बीच में एग्जामिन करते हैं, ऑब्वियसली देखते हैं स्किन कितना टाइट है, हाइजीन कितनी मेंटेन हो रही है, डायबिटीज कितनी कंट्रोल है, और कुछ डायबिटीज की दवाइयां हैं जो यूरिन में काफी ग्लूकोज पुश करती हैं, वो उस मैकेनिज्म से काम करती हैं किडनी के मैकेनिज्म में, वो ऐसे बॉर्डर लाइन पेशेंट में इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं। तो आपके डायबिटोलॉजिस्ट देखते रहते हैं। पर अगर आप डायबिटिक हैं और आपको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पुरुष की आज बात करें, औरतों में, तो ऐसी कंडीशन में हमें इन्फेक्शन को ठीक तो करना है, उन्हें कारण भी खोजना है कि वो रुकावट है, कि वो हाइजीन की बात है, कि वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर यूरिनरी पैसेज में कहीं भी रुकावट है, अगर यूरिनरी पैसेज की यूरेथ्रा में रुकावट है, जिसे हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं, या प्रोस्टेट में रुकावट हो रही है जिसमें पेशाब खुल के नहीं आती है, तो एक बहुत कॉमन पहलू है जिसमें
पुरुषों को बार बार इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन हमने आपसे पूछा नहीं और आपने बताया नहीं कि आपकी पेशाब खुल के आती है कि नहीं, और पता चला आपकी पेशाब खुल के नहीं आती है। आप शायद इसको एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए बहुत बार हम वो टेस्ट करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें आपकी यूरिन की फ्लो की मेजरमेंट से सब पता चल जाता है वो फ्लो की पैटर्न बिल्कुल बेल शेप्ड है क्या, जो उस जमाने में होती थी जब आप यूरिन पास करते थे वो बिल्कुल खुल के आता था। तो धीरे धीरे उम्र के साथ पेशाब की फ्लो घटती है, हर किसी की घटती है, इसलिए बिकॉज प्रोस्टेट अंदर से रास्ते को ऑक्लूड करता रहता है। तो इसलिए हम बहुत बार बहुत बड़े और बहुत छोटे प्रोस्टेट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं ये प्रोस्टेट यूरिनरी पैसेज को क्या कर रहा है। ऐसे ही वो यूरिनरी पैसेज इतनी नैरो है जिसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, और उसके बाद बल्बर और पेनाइल यूरेथ्रा है। और अगर ये टाइट होती जा रही है तो इसका मतलब है कि आप हम वो दोनों आप मिस करते जा रहे हैं कि प्रोस्टेट की साइज की ट्रीटमेंट हो रही है। हम यहाँ आपकी कंप्लेंट्स के आधार पे स्ट्राटिफाई करना चाहते हैं कि आपकी रुकावट कितनी ज्यादा है। तो अगर आपकी फ्लो अच्छी नहीं है तो हमें उसे इंप्रूव करने की कोशिशों में प्रोस्टेट की वो दवाइयां देनी होती है जिससे आपकी इंप्रूवमेंट आती जाए। बहुत ऐसे मरीज आते हैं जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, और प्रोस्टेट की दवाई खाए जा रहे हैं सालों साल सालों साल। इन्फेक्शन बहुत बड़ी, एडमिट हो गए, पेशाब खुल के नहीं आ रहा था, अंदर में पस और जमा हुआ था। ये अनकॉमन नहीं है इस शहर या इस देश में। तो हमारे यूरोलॉजी मित्र बहुत बार ये बोलते रहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको यूरिन की कंप्लेन है, और एक बार भी अगर पुरुषों में यूरिन इन्फेक्शन आया, तो अपनी यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है अपने शहरों में, बिकॉज बहुत जरूरी है कि एक रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन मेल कारण खोजा जाए और कारण को ट्रीट करा जाए, रादर देन हम यूरिन की रिपोर्ट और बैक्टीरिया को मारते रहे। वो ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता। और अनफॉर्चुनेटली बहुत बार यही होता रहता है, यूरिन की रिपोर्ट की ट्रीटमेंट होती रहती है। हम ये भी कहते हैं कि यूरिन की जो टेस्ट होती है उसमें आप स्किन को पीछे करके वॉश करके पहला यूरिन छोड़ के बीच का पेशाब देते हैं, जो बहुत बार लोगों को पता नहीं होता। सो ऑलवेज whenever you give a urine sample for anything, it could even be early morning 6 or evening 6, you're actually giving a clean catch and a midstream urine specimen। मतलब आपने चमड़े को पीछे किया, सफाई अच्छे से की, ताकि वो एक्सटर्नल contaminated zone in a non-circumcised individual can actually be giving all those bacteria and pus cells etc whatever you see in the urine in the report। तो बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करते हुए एक्सटर्नल टिप में ब्लैडर भरा हुआ है, पहला यूरिन पास करके बीच का सैंपल ही देना होता है, बिना बॉटल को टच किए। ऑलवेज अ मिड स्ट्रीम एंड अ क्लीन कैच स्पेसिमेन। आधी जनता को ये पता नहीं होती, वो बेचारा पहला ही यूरिन का सैंपल, वो भी कॉन्टामिनेटेड सैंपल जो स्पेगमा और कचरे के बीच से जा रहा है, वो अगर आपने दिया तो उसकी रिपोर्ट वही आती है जिसकी ट्रीटमेंट रिपोर्ट के आधार पर चलती रहती है। So, recurrent urinary tract infection in a male is treatable, is to be identified and to be taken to logical conclusion। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन इतनी ज्यादा है, हम दवाइयों की ट्रीटमेंट कर रहे रहते, फाइल पोथी होती जा रही है और बड़ी इंसाइक्लोपीडिया बनती जा रही है। बाद में पता चला आपकी यूरोफ्लोमेट्री की, पता चला पेशाब बहुत खुल के आती है, पता चला ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है रियल टाइम जब आपकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं जैसे यूरोफ्लोमेट्री करते हैं। और उसके बाद कुछ और नहीं बचता, फिर हमें इवालुएट करना पड़ता है कि पेशाब खुल के क्यों नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लैडर में स्टोन्स है या स्टोन्स कहीं ब्लॉक कर रहे हैं तो बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी में स्टोन बैठा है तो शायद इन्फेक्शन ना हो, कुछ स्टोन्स होती हैं जो इन्फेक्शन रिलेटेड स्टोन्स होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रूवाइट स्टोन कहते हैं। वो बड़े स्टोन्स होते हैं, साइलेंटली इतने बड़े हो गए, उनमें इन्फेक्शन की कॉम्पोनेंट होती है, तो वो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक सैडली एक गिफ्ट होता है जो किडनी में मिलता है। तो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े स्टोन्स आना, साइलेंटली इतने स्टोन्स आना, वो इन्फेक्टेड स्टोन्स होना, उसमें ज़ैथोगैनोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस होना, इस तरह की चीज एक अलग ही स्टोरी ऑल्टर। तो पेशाब का खुल के ना आना, डायबिटीज मेंटेन ना होना, रास्ते में रुकावट हो तो या वो स्ट्रक्चर हो या वो फाइमोसिस हो या वो प्रोस्टेट की रुकावट हो, इन सब रुकावटों से इन्फेक्शन हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप और हम डायबिटिक हैं या आप और हम अगर स्पाइनल और न्यूरोलॉजिकल डिजीज से पीड़ित हैं, अगर ऐसा है तो हमारी ब्लैडर की जो पावर होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, वो जरा थोड़ी भिन्न होती है, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होती है। मेरी आपकी ब्लैडर अभी इतनी हमारी बात मानती है, हम मास्टर हैं, हमारा ब्लैडर स्लेव है। ब्लैडर हमारी बात मानता है, जब हमें जाना है वॉशरूम में, हमने जब जिप खोला तभी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके पुश करती है। पर न्यूरोलॉजिकल डिजीज में ऐसा नहीं होता। या तो ब्लैडर बिल्कुल शांत और शीतल रहती है, उसमें सेंसेशन घटता जाता है, या ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है जिसमें न्यूरोजेनिक डिटूज और ओवर एक्टिविटी बहुत रहती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अंदर इतनी कंप्यूटराइज सिस्टम से काम चल रहा था, जन्म से लेकर आज तक हमारी फ्लो और विधि बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन शनय शनय जो चेंज हो रहा है वो चेंज हमें आपको पता नहीं चलता। और बहुत बार ब्लैडर इतनी ओवर एक्टिव हो जाती है न्यूरोलॉजिकल डिजीज में, या प्रोस्टेट की इतनी ऑक्लूजन हो चुकी है, रास्ता बंद पड़ा हुआ है, तो हमें पता चलता है कि हमें बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, पुरुषों में यूरिनरी पैसेज की जो सिस्टम है वो बहुत हद तक ग्रेजुअली चेंज हो रही है। और हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा सिस्टम दुरुस्त है, हमारा सिस्टम स्टेबल रहे और स्टेबल ही रहेगा। ये प्रोग्रेसिव चेंज होगा, और ये आपकी मेरी अनुमति या अटेंशन के द्वारा नहीं होता, ये अंदर चल रहा है। तो मेरा आपका ये मानना बहुत जरूरी है कि इफ एनीबडी इज बिटवीन 50s to 80s, 50 से 80 साल की उम्र में कोई भी ऐसा पुरुष है जिसको पेशाब खुल के नहीं आता है,
पेशाब में जलन होती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, या दवाई खा रहे हैं और फिर भी पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो हम कुछ मिस कर रहे हैं, मिसिंग द बोट। हम कुछ में लगे हुए हैं, आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है और कुछ कहीं प्रोग्रेस करता जा रहा है। एक दिन ऐसा ना हो कि हमारी पेशाब बंद हो जाए, एक दिन ऐसा हो जब बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो, या फिर कैथर डालना पड़े, या फिर बहुत हाई फीवर में एडमिट हो और पता चला ब्लैडर खाली नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों की पहलू के लिए, अगर यूरिन खुल के नहीं आता, बिकॉज खुल के आने की जो बात है वो आपकी है। नॉर्मली होता क्या है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके पुश करती है, रास्ता खुलता है और यूरिन बाहर जाता है। ये विधि बहुत ग्रेजुअली चेंज हो रही है और ये 40-50 साल के बाद चेंज होना शुरू होती है। 60-70-80-90 में कोई नहीं बच सकता, और जब ये होता है तो हम शायद जान नहीं पाते। अगर हमें आपके हार्ट के बारे में जानना है तो कौन सी टेस्ट करते हैं? ईसीजी करते हैं। पता चल जाता है कि ईसीजी की रिदम क्या है, हार्ट कैसा चल रहा है। वो पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है कि हार्ट बिल्कुल सही है साहब, घर जाइए, वो चेस्ट पेन हार्ट के कारण नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ईसीजी गड़बड़ है, आप कंप्लेन करे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ईसीजी गड़बड़ तो हमें जानने की जरूरत है। वो 2D इको एंजियोग्राफी वगैरह जो भी कुछ आपके कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, ऐसी अगर आपकी पेशाब खुल के नहीं आ रही और वो डॉक्यूमेंटेड है कि यूरोफ्लोमेट्री अच्छी नहीं है, तो अगला स्टेप ही है कि हम यूरोडायनेमिक्स करें, आइडेंटिफाई करें कि या तो ये ब्लैडर कमजोर है, क्या न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जो बहुत बार लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में होता है। जिनकी डायबिटीज 10-15 साल की है और बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, उनमें दो कारणों से, एक तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट में रुकावट, और दूसरा शायद ब्लैडर कमजोर तो नहीं हो रही है, शायद ब्लैडर शिथिल हो रही है, उसका वो जो पावर है कॉन्टैक्ट करने का और रिलैक्स करने का, वो घटता जा रहा है। तो पूरा इंटरेस्ट आज ये जागरूकता के लिए था कि पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन नॉर्मल नहीं है, पुरुषों में अंडर एक्टिविटी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज और स्पाइनल डिजीज में होती है। पुरुषों में ओवर एक्टिविटी ऑफ द ब्लैडर तब हो सकती है जब ये ब्लैडर या तो डरा हुआ है कि रास्ता बंद हो रहा है और तब ये बार बार ओवर एक्टिव होता है, या डी नोवो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो सकता है। और सब कुछ की दवाइयां हैं, सब कुछ का ट्रीटमेंट है, और सब कुछ सही जगह पे होता है, सही टाइम पे होता है। अगर हम आप मिस कर गए इसे और ये प्रोग्रेस करता जा रहा है, तो कल हमें दूरबीन से अंदर देखना पड़ता है, जिसको हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। पर उसके पहले सारी ट्रीटमेंट की जो प्लान होती है, जो गवेषणा होती है जानने के लिए, वो तो पता चल जाता है। आपकी यूरोफ्लोमेट्री आपके बारे में सब बताती है, आपकी सोनोग्राफी उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट की ट्रीटमेंट नहीं होती, सोनोग्राफी एक बड़ा ही स्टैटिक रिपोर्ट है। एक सोनोलॉजिस्ट ने, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने आपकी फुल ब्लैडर में आपकी ब्लैडर की वॉल्यूम देखी, ब्लैडर की थिकनेस देखी, प्रोस्टेट की साइज देख ली, अपर ट्रैक्ट देख ली, कोई किडनी में स्वेलिंग वगैरह नहीं है, कोई स्टोन्स नहीं है, वगैरह वगैरह, और सब अच्छा है। आपकी प्रोस्टेट ग्रेजुअली साइज बढ़ती जा रही है और ये सोनोलॉजिस्ट ने बता दिया, तो इसमें घबराने की क्या बात है? आपकी उम्र भी तो बढ़ रही है। तो उम्र बढ़ते बढ़ते ऐसा कुछ ना हो कि आपको ठोकर लगे। तो प्रोस्टेट बढ़ते बढ़ते पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, ये आपको शायद दिखता नहीं है। और अगर नहीं दिख रहा तो आज ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम सबकी फ्लो ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ घटती है। वो पुरुष हो वो स्त्री हो, स्त्रियों के ढांचा अलग होता है, उनमें प्रोस्टेट नहीं होता है, उनमें जो पेशाब की नली वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है, हार्मोन की चेंजेस होती है, और फिर एक बार हार्मोन खत्म हो जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट उस तरह से हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है, और हार्मोन रिलेटेड चेंजेस जो होती हैं, टेस्टोस्टेरोन डाइड और टेस्टोस्टेरोन, और हम ये जो 5 ARI दवाइयां यूज करती हैं ड्यूटास्टाइड प्रोस्टेट को ग्रेजुअली श्रिंक करने के लिए, ये सब एक मेडिकल विधि उनमें ही अप्लाई कर सकती है जो मेडिकल ट्रीटमेंट कहलाएगा, जिन्होंने अपनी डिजीज को या अपनी कंप्लेंट्स को बहुत पहले पकड़ा। अगर हमने हेल्थ चेकअप की और पता चला कि पेशाब खाली नहीं हो रहा है, हेल्थ चेकअप की और पता चला प्रोस्टेट बहुत बढ़ रहा है, तो आपके यूरोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि ये जो प्रोस्टेट बढ़ रहा है वो आपकी यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर रहा है क्या। उसके लिए थोड़ी बातचीत, थोड़ा डिस्कशन, थोड़ी आईपीएसएस सिम्टम स्कोर और थोड़ी यूरोफ्लोमेट्री, ये सब बता देता है कि आपकी अभी किस लेवल पे ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ से किस तरफ जाएगी। इसमें पीएसए का एक बड़ा योगदान है हमें कंफ्यूज करने के लिए। पीएसए एक भारी ऑर्गन स्पेसिफिक सरोगेट मार्कर है। ऑर्गन स्पेसिफिक सरोगेट मार्कर मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट से निकलता है। ये बहुत से डिजीज स्टेट्स में निकल सकता है, पर तीन ही इंपॉर्टेंट डिजीज होती हैं प्रोस्टेट में: प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट की इन्फेक्शन; बीपीएच या प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट होकर रास्ते को ब्लॉक करना, जो 70 से 80% लोगों को होता है उस उम्र में, 50 से 90 साल की उम्र में; और एक डिविएशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो तीन ही मेन बीमारियां होती हैं प्रोस्टेट में: प्रोस्टेटाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, जो एक्यूट और क्रोनिकली हो सकता है यंग पुरुषों में; पोस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, पोस्ट हाइजीन, पोस्ट प्रोस्टेटिक इन्फ्लेमेशन जो फिर खत्म नहीं हो पाया, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस; या फिर बीपीएच, या फिर कैनी कैंसर प्रोस्टेट। और इन तीनों में ही पीएसए बढ़ सकता है। तो ये डॉक्टर का काम होता है आइडेंटिफाई करना कि पीएसए क्यों बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, क्या करने की जरूरत है, किसको मेडिकल, किसको बायोप्सी, किसको एमआरआई, किसको पेट स्कैन, वगैरह वगैरह। ये आज गूगल के रिलेशन में नहीं है कि हम गूगल में देख करके पीएसए करा लिए फिर कंफ्यूज हो गए कि मैं कैंसर हो गया और पीएसए बढ़ा तो सोते ना रहे। तो इसलिए पीएसए अपना एक एनुअल टेस्ट होता है, उसे हॉट फेज में नहीं करते। बहुत बार क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन चल रही है, उस समय बिल्कुल जलन है, दर्द है, पेशाब हो नहीं रहा है, और हम पीएसए पे पीएसए करे जा रहे हैं। वो पीएसए बढ़ के नॉर्मल 0 to 4 के बदले में ना रह करके कहीं 20-40 तक जा चुका है, और फिर हम सब कंफ्यूज हैं। तो एक्यूट फेज में जब एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट सीवियर प्रोस्टेटाइटिस, यूटीआई कंडीशन, ऐसे कंडीशन में पीएसए करी ही नहीं जाती है, हम उसमें नहीं करते। पीएसए बड़ा ही कोल्ड सा टेस्ट है, आप उसे कोल्ड कंडीशंस में करते हैं, क्लिनिकली इवेलुएट करते हैं, सब्जेक्टिवली
ये क्लिनिकली कोरिलेट करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो आज ये जागरूकता इंपॉर्टेंट थी कि पुरुषों की लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की जो इश्यूज हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें चेंजेस होती हैं, वो चेंजेस बड़ी स्लो होती है। तो एक तरफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन की ट्रैक्ट होती है जिसमें कुछ कुछ कंप्लेंट्स होते हैं जो लोग पुरुषों आके में हमसे ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही दूसरी चीज भूल जाते हैं कि आपकी यूरिनरी सिस्टम धीरे धीरे दुरुस्त नहीं है, वो लेवल की नहीं है जो थी, तो उसे छोड़ने की क्या जरूरत है। तो अगर आपके पास कंप्लेंट्स है जिसमें आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी पेशाब खुल के नहीं आ रही, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं, हाल ही नहीं होता और हम दवाइयों पे ही हैं और फिर भी दवाइयां आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, तो फिर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां फाइनली एक दिन ऑब्स्ट्रक्शन वो लेवल को जाएगा जहां में आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है, जहां आपकी ब्लैडर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, डायबिटीज जो कंट्रोल में नहीं है, और 10-20 साल की डायबिटीज। तो आपके यूरोलॉजिस्ट इसमें बहुत सक्षम है, आपके शहरों में, आपके हॉस्पिटल में, जहां भी वकील हॉस्पिटल में, हम सब जितने भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मित्र हैं, ये सब यही देखते रहते हैं कि आपकी जागरूकता इतनी है और आपकी कंडीशन ये है, हम कैसे इसको ब्रिज करें, कैसे क्लिनिकली इसको कोरिलेट करें, और किसको मेडिसिन से, किसको काउंसलिंग से, किसको फॉलोअप से, किसको वेट एंड वॉच से, और किसको ऑपरेशन से ठीक करें। तो आई थिंक इवोल्युएशन की जो पूरी पहलू है, हमें उसे बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाने की जरूरत है। तो ये पूरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 50 से 80 साल के उम्र में हैं, आपकी यूरिन में कंप्लेन्स हैं, तो ये होनी नहीं चाहिए थी, पर ये हो रही है बिकॉज ये जो विधि है जिसमें काम आपका है, किडनी पेशाब बनाती है, आप और हम नहीं बनाते। तो किडनी का काम है यूरिन बनाना, बिकॉज वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो तरल पदार्थ की तरह यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है। और उसमें अगर आपको रात को बार बार जाना पड़ रहा है, जैसे हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, जो 50 से 80 साल के बीच में ज्यादा होता है, उससे पहले हम खराटे लेकर रात भर सोते थे, अब रात को पेशाब ज्यादा बन रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, और जब जाते हैं तो शायद पेशाब कंट्रोल नहीं होती है, भागना पड़ता है। ये सब चीजों के लिए आपकी यूरोलॉजिस्ट से दुरुस्त है। इन सब चीजों को हम यहाँ मंडे से सैटरडे देखते रहते हैं, और बहुत बार सैडली ये सब सेमी इमरजेंसी बन जाती है, तब लोग भाग के आते हैं। ये सब चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, हम दवाइयां खा रहे हैं और दवाइयों से हमें आराम नहीं मिल रहा, तो घर में ना बैठे रहें। इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है और टाइम पे जरूरत है, बहुत जरूरी है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कंप्लेंट्स जो बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाए, जो बिल्कुल रुकावट हो जाए, जिसमें पस बन जाए और जो बिल्कुल वो आफत बन जाए, उसके बाद अपने डॉक्टर से मिले। उससे पहले अगर आपकी दवाइयां काम नहीं आ रही पर आपकी स्टेट्स चेंज हो रही हैं, तो अपनी ट्रीटमेंट टाइम पे कराएं, बहुत जरूरी है। तो प्रोस्टेट इश्यूज, यूरेथ्रल इश्यूज, सर्कमसीजन इश्यूज, ब्लैडर इश्यूज, ये सब जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज हैं, ये बहुत बार थोड़ा सा शेम में और थोड़ा सा घिरा रहता है चीजों में कि हम किसको बताएं, क्यों बताएं, देखेंगे जब होगा तो, और थोड़ा देर हो जाता है। बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजों को टाइम पे हम कंक्लूड करें। धन्यवाद।